हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। जैसे कि मैं आपको पीछे की वीडियो में बता चुकी हूँ कि संसद हमें क्यों चाहिए, हमें संसद क्यों ज़रूरी है, संसद में कानून किस तरह से बनता है, किस तरह से विधेयक आता है, किस तरह से विधेयक जो पेश किया जाता है वो देखा था। अब हम देखेंगे कि विधेयक जो है कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, अब ये हम समझेंगे। देखिए, विधेयक जो होते हैं, पहला है आपको 4 प्रकार के इसमें आपको दिए गए हैं। पहला है आपका सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वो विधेयक होते हैं जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं सदन में। जो भी मंत्रियों द्वारा जो आता है उस विधेयक, उसे हम सरकारी विधेयक कहते हैं। और गैर सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? अब देखिए, शब्द से ही समझिए। गैर सरकारी विधेयक मतलब जो सरकार के उससे ना हो, मतलब जो सदन का सदस्य पेश करे उसे कहते हैं हम गैर सरकारी विधेयक। या लोकसभा का सदन या लोकसभा का कोई सदस्य या राज्यसभा का सदस्य लेके आए विधेयक को पेश करे, उसे कहते हैं हम गैर सरकारी विधेयक। इसी में आता है आपका गैर वित्तीय विधेयक और वित्तीय विधेयक। पहले हम वित्तीय विधेयक देख लेते हैं। वित्तीय विधेयक मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया था। वित्तीय विधेयक वो होते हैं जो धन से संबंधित हो, जो धन से रिलेटेड हो। जैसे कोई भी हमें टैक्स नई तरीके का लाना है, या फिर कोई भी बजट हम लेके आ रहे हैं, तो किस में होगा? वो वित्त विधेयक में ही वो आएगा, उसको पेश किया जाएगा। अब वित्त विधेयक कौन से सदन में सबसे पहले पेश किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में इसे सबसे पहले पेश किया जाता है, उसके बाद ही राज्यसभा में जाता है। अगर लोकसभा से वो पेश हो जाता है तो राज्यसभा में चला जाएगा। राज्यसभा में जाने के बाद क्या होगा कि अगर राज्यसभा अगर उसे रोकना चाहे तो रोक सकती है, लेकिन कितने दिन तक? सिर्फ राज्यसभा उसे 14 दिन तक ही रोक सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकती। उसके बाद अगर वो हाँ ना में जवाब ना भी दे, अगर राज्यसभा 14 दिन तक के अंदर अंदर दे देगी तो ठीक है। अगर 14 दिन तक नहीं दे पाती, उसके बाद नहीं दे पाती, तो वो एक तरह से मान लिया जाता है कि हाँ, राज्यसभा से भी पास हो गया। तो इस तरह से किस में आते हैं? वित्त विधेयक धन के रिलेटेड होता है। अब गैर वित्तीय विधेयक मतलब जो धन के अलावा जितने भी विधेयक पेश किए जाते हैं वो गैर वित्तीय विधेयक में आते हैं। इसके बाद गैर वित्तीय विधेयक में 2 चीज़ें और हैं। पहला आपका सामान्य विधेयक और दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक। पहले इसको देख लेते हैं। संविधान संशोधन विधेयक से मतलब कि अगर हमें संविधान में कोई भी परिवर्तन करना है, कोई भी चेंजेस लाने हैं विधेयक को लेके, कोई भी विधेयक पेश कर रहे हैं हम संविधान में, उस परिवर्तन कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, लोगों के कल्याण को लेकर, तो वो किस में आता है? गैर वित्तीय विधेयक में आता है। और दूसरे में ये है सामान्य विधेयक, मतलब कोई भी सामान्य सा नियम हमें पेश करना है, लाना है, तो वो किस में आएगा? सामान्य विधेयक में। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है संसद कार्यपालिका पर किस तरह से नियंत्रित करती है, उस पर कैसे अपना कंट्रोल बना के रखती है, और या फिर क्या उसके पास साधन है कि जिसकी वजह से वो उस पर इतना कंट्रोल करके रख सकती है। अब हम ये देखेंगे। अब है आपका कि संसद कार्यपालिका पर किस तरीके से नियंत्रण रखती है, वो ऐसे क्या करती है जो उस पर नियंत्रण संसद का बना रहता है। देखिए, अब आपको किसी पर भी नियंत्रण बनाना है तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। वो काम, अगर किसी काम पर आपको अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल बनाना है, तो आपको उस काम के बारे में जागरूक होना चाहिए कि अच्छा, ये काम ये इस तरीके से होता है, इसमें क्या क्या कमियां हैं, इस काम को करने से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आप तभी उस काम पे या किसी भी चीज़ पे अपना कंट्रोल रख सकते हैं। इसी तरह संसद भी जो है अपना कंट्रोल किस तरीके से करती है। जैसे कि अगर कोई भी दल है, अब वो गठबंधन की सरकार है, जैसे कोई भी दल जो है गठबंधन की सरकार से बना हुआ है, तो अगर उस दल को जो है लोकसभा में अच्छा खासा बहुमत हासिल हो जाए, तो उसको दल को क्या लगेगा कि अब तो मेरे को अच्छा खासा बहुमत हासिल मिला हुआ है, तो मैं तो अपनी मर्जी से जो काम करना चाहूँ वो करूँगा। तो इसमें क्या है, वो तानाशाही का रूप ले सकता है। तो इस तरीके से क्या करती है कि जो संसद होती है वो भी नज़र रखती है हर सांसदों पर कि, और हर विधायकों पर, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो किस तरीके, उनका क्या जो है इंटेंशन है, वो भी किस तरीके से है। तो संसद क्या है, सक्रिय और सचेत होती है उनके प्रति, तभी वो उन पर अपना नियंत्रण रख पाएगी। ये कार्यपालिका पर प्रभावी और नियमित नियंत्रण रख पाएगी। तो तभी वो नियंत्रण रख पाएगी जब उसके प्रति जागरूक होगी, सचेत होगी, तभी उसको पता चलेगा। उसके बाद है कि संसद को जनप्रतिनिधि के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता हो। साथ ही साथ क्या दिया संसद ने, जो भी हमारे सांसद जो विधायक हैं उनको जनप्रतिनिधियों के प्रति काम करने की शक्ति दी है, स्वतंत्रता छूट दे रखी है कि हाँ, आप कुछ भी काम करिए, पर लेकिन एक लिमिट में रह के, संविधान के दायरे में रह के करना है। तो जैसे कि अगर कोई भी वो कुछ भी काम कर रही है, तो जैसे संसद में तो अगर कोई भी विधायक जो है अपनी बात रख रहा है तो उसका कोई विरोध भी करेगा ही, ये तो है नहीं कि इसके पक्ष में ही बोलेंगे सब। तो अगर कोई विरोध में भी किसी विधायक के, किसी सांसदों के विधेयक के जो विरोध में बोल रहा है, तो उसके खिलाफ क्या होगा, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये क्या है, संविधान ने उसको अधिकार दे रखा है कि संसद में कि अगर कोई भी किसी भी बात पर बहस, वाद विवाद हो रहा है, तो उस पर हम कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कराएंगे। क्यों? अगर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे तो वो अपनी बात कोई कह नहीं पाएगा,
तो फिर संविधान में इसलिए उनको ये अधिकार दिया है कि आप कोई भी काम अगर किसी के विरोध में बोल रहे हैं तो आप बोलिए, क्योंकि आपको आज़ादी दी है कि कम से कम आप अपनी बात तो रखिए। अगर हम आपको संविधान के इस पर रोक लगा देंगे कि नहीं आप, कि अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो आपके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो इसमें क्या होगा, कोई भी जो व्यक्ति होगा वो अपनी बात नहीं रख पाएगा, कोई भी अपने व्यक्ति कुछ कह नहीं पाएगा कि हाँ, अगर अगर उसको मन में रहेगा कि अगर मैंने उसके विरोध में कुछ कह दिया तो मेरे ऊपर जो कार्रवाई हो जाएगी। तो इसमें संविधान में उनको अधिकार दिया गया है, ठीक है। इस तरह से सांसद जो है उन पर नियंत्रण बना के रखती है। अब हम देखेंगे कि संसद के पास जो है क्या क्या साधन है उन पर नियंत्रण रखने के। तो अब हम देख लेते हैं कि संसदीय नियंत्रण के साधन क्या क्या हैं, किस तरीके से वो उस पर कंट्रोल करती है, वो हम देख लेते हैं। पहला साधन है उसका बहस और वाद विवाद। देखिए, संसद में कोई भी अगर हम विधेयक या कोई भी कानून लेके आते हैं तो उस पर अच्छे से चर्चा होती है, अच्छे से वाद विवाद होता है। तो उसमें अच्छे से देखा जाता है कि इसकी ज़रूरत हमें है भी है नहीं है, अगर है तो कितनी ज़रूरत है। तो उसमें बहस और वाद विवाद अच्छे से किया जाता है। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, प्रश्नकाल और शून्यकाल। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताऊंगी अच्छे से। इससे पहले और देख लेते हैं कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। संसद चाहे तो किसी भी कानून को स्वीकृति कर सकता है, किसी भी कानून को हाँ बोल सकता है, अगर उसे नहीं पसंद है तो वो ना भी कर सकता है। फिर बात है आपका वित्तीय नियंत्रण। कोई भी धन से संबंधित कुछ भी जो कार्य होते हैं वो क्या करता है, संसद उस पर नियंत्रण करता है। कोई भी बजट है, कोई भी अगर टैक्स है, किसी चीज़ को भी धन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होंगी तो उसमें क्या है, संसद अपनी नज़र बना के रखेगा। इसके बाद आता है आपका अविश्वास प्रस्ताव। अगर संसद में क्या अविश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है, लोकसभा के जो विपक्षी जो दल होते हैं वो लेके आते हैं। अब लोकसभा में विपक्ष लाते हैं, एक सत्र में से सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है, बार बार नहीं लाया जा सकता। अगर किसी भी विपक्षी पार्टी को, अगर किसी का भी नेता, किसी पक्ष जो विपक्ष है, अगर उस पार्टी किसी दूसरी पार्टी का उसको नेता हटाना है, उसे लगता है कि ये जो नेता है काम सही से नहीं कर रहा, ये फालतू नेता है, इसको हटाओ यहाँ से, तो वो हटा सकता है। लेकिन हटाने के लिए भी क्या, लोकसभा में उसे बहुमत हासिल होना चाहिए। कितना, 50% से भी ज़्यादा उसे हासिल होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव में। अगर उसको 50% से ज़्यादा मिल गया तो उसको क्या होगा, सरकार उसकी गिर जाती है ऐसे लोकसभा में। तो क्या है, अगर 50% से कम अगर मान लो 50% से कम अगर उसको बहुमत मिला तो उस अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो खारिज हो जाता है, उसको मना कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके थे संसदीय नियंत्रण के साधन। अब हम प्रश्नकाल और शून्यकाल को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बातें पढ़नी है हमें। तो चले अब देखते हैं हम कि बहस और वाद विवाद पे कितनी चीज़ें हमने पढ़नी है। प्रश्नकाल, शून्यकाल और इसमें ये आता है स्थगन प्रस्ताव। ये हमने देखा है कि प्रश्नकाल में देखिए क्या होता है। प्रश्नकाल में जो पहला एक तरह से जो सदन जो है उसमें जैसे पहला पीरियड, जैसे आपके स्कूल में जो है पीरियड्स लगते हैं कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, वैसे ही क्या होता है कि सदन में भी जो है पीरियड लगते हैं। कैसे, 11 बजे से शुरू होती है सदन, 11 से 12 का जो समय है उसमें क्या है, प्रश्नकाल। जो पहले का जो 1 घंटा होता है उसमें प्रश्नकाल पूछे जाते हैं कि किसका क्या क्या काम चल रहा है। अब ये प्रश्नकाल कैसे होते हैं, जो प्रश्न होते हैं वो 10 दिन पहले ही दे दिए जाते हैं। जैसे कि कोई भी रेल मंत्री है, खाद्य मंत्री है, किसी चीज़ का जो मंत्री है, तो उसे 10 दिन पहले ही सवाल बता दिए जाते हैं कि आपसे ये पूछे जाएंगे। जिस दिन जब वो लगेगी सभा तो तब आपको जवाब देने हैं। एक दिन में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक सदस्य से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एक तरह से क्या है, इसमें ओरल भी जो होते हैं आपसे प्रश्न पूछ सकता है, रिटर्न भी पूछ सकता है। तो उसमें क्या आपको कम से कम जो समय दिया है वो 10 दिन पहले का दिया है कि 10 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। अब है आपका दूसरा शून्यकाल जो 12 से 1, इसके तुरंत बाद ही लगता है। 12 से 1 जो 1 घंटे का लगता है। इसमें क्या है, बिना सूचना के कोई भी सवाल आपको बिना सूचना के पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके क्लासेस में क्या होता है, मैम सरप्राइज टेस्ट ले लेती है, तो होता है ना, अचानक से टेस्ट ले लिया, चलो बताइए इसका आंसर क्या है, इस सवाल का आंसर क्या है। तो उसमें क्या है, शून्यकाल में भी बिना सूचना के आपको कुछ भी सवाल जो पूछे जा सकते हैं। लेकिन उसमें मंत्री को कोई बाध्य नहीं कर रखा कि आपको जवाब देना ही देना है। उसकी अगर उसे जवाब देना होगा तो वो दे देगा, नहीं देगा तो वो चुप बैठा रहेगा। स्कूल में भी तो ऐसे ही होता है कि अगर आंसर आता होता है तो हम दे देते हैं फटाक से, लेकिन नहीं आता होता तो नीचे गर्दन करके खड़े रहते हैं। तो ऐसे ही इसमें है। इसके बाद इसी में है कि स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव मतलब जब कोई इमरजेंसी की आ जाए या किसी भी आपातकालीन स्थिति आ जाए तब लगता है। कैसे, किसी आपात मुद्दे पर चर्चा के लिए पहले से चल रही चर्चा को रोकने के लिए। अब स्थगन प्रस्ताव कैसे होता है कि अगर मान लीजिए सदन में पहले से कोई चर्चा चल रही है, एकदम से अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे अभी कोरोना आ गया था, तो एकदम से उस पर चर्चा की जाएगी कि उससे कैसे बचा जाए, उससे लोगों को कैसे बचा सकते हैं, कैसे संसाधन चाहिए इससे बचने के लिए हमें। तो एकदम से क्या आपात स्थिति आ जाती है। तो इसी तरह से अगर कोई चर्चा पहले से चल रही है उसको रोककर आपात स्थिति के बारे में देखना, उसको समझना,
उसे कहते हैं हम स्थगन प्रस्ताव। इस स्थगन प्रस्ताव के लिए भी क्या होता है कि आपको 50% से ज़्यादा 50 से ज़्यादा सदस्यों की आपको उसमें बहुमत होना चाहिए कि अगर उस पर लोग बात करने को तैयार हैं तो ही उस पर बात की जाएगी। अगर मान लीजिए सिर्फ 10-12 जने कह रहे हैं कि हाँ इस पर मुद्दे पर बात करनी चाहिए तो वो नहीं होगी, क्योंकि 50% से ज़्यादा उसमें बहुमत हासिल चाहिए कि 50% से ज़्यादा लोग उसमें सहमति दिखाएं अपनी कि हाँ इस पर बात होनी चाहिए सच में, तो उस पर बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये थे आपके बहस और वाद विवाद पे तीनों चीज़ें, और आई होप कि आपको सारे पॉइंट जो अच्छे से क्लियर हो गए हों, अच्छे से सब कुछ समझ में आए हो। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे कनेक्टेड।